नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे गद्यांश। तो शुरू करते हैं हम। कल की क्लास में हम लोगों ने वाक्य शुद्धिकरण कर लिया था, उसका अभ्यास भी कर लिया था। आज हम करेंगे गद्यांश, ठीक है? चलो देखते हैं। हमारी क्लास में जब मतलब जो एसएससी का हमारा पेपर होता है, तो हमारी परीक्षा में हिंदी से 20 प्रश्न आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इन 20 में से 4 या 5 प्रश्न हमारे गद्यांश से होते हैं, ठीक है? और ये गद्यांश हमारी परीक्षा में 2 तरह का होता है। एक होगा पैराग्राफ की तरीके से, दूसरा होगा पैराग्राफ में रिक्त स्थान के तरीके से, ठीक है? तो हम दोनों को ही करना यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम गद्यांश को करेंगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जानेंगे कि गद्यांश है क्या। परिभाषा कहती है गद्यांश की, किसी गद्य विधा का कुछ भाग जिसमें से परीक्षार्थी को कुछ प्रश्नों का हल करना होता है, वही क्या कहलाता है? गद्यांश कहलाता है, ठीक है? परीक्षक का गद्यांश को हल करवाने का उद्देश्य होता है कि वह जानना चाहता है कि विद्यार्थी का मानसिक स्तर किस स्तर का है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसे आपको समझना है कि आखिर जो आपके 20 नंबर में भी ये गद्यांश क्यों करवाना चाह रहा है। तो इसलिए कराना चाह रहा है कि ये देखना चाहता है कि आपके पास अपना दिमाग है या नहीं। अपना दिमाग से मतलब क्या है कि जो ये गद्यांश होता है आपका, ये अपठित होता है, ठीक है? क्या होता है? अपठित। अपठित का मतलब होता है जो पहले से पढ़ा ना गया हो, ठीक है? गद्यांश ऐसा होता है जिसे परीक्षक मान के चलता है कि विद्यार्थी इसे पहले से नहीं जानता या विद्यार्थी ने इसे पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो हमारा कहलाता है अपठित गद्यांश, ठीक है? अब इस गद्यांश के माध्यम से जो परीक्षक है वो ये जानना चाहता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कितना करते हैं, क्या सही आप बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपके प्रश्न सही होना या गलत होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपके पास आईक्यू कितना है। इसलिए परीक्षक आपको गद्यांश का प्रश्न देता है। अब गद्यांश के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या चीज़ यहाँ पर समझनी है, तो आपको यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि गद्यांश कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे आपको डर लगे या आप घबराओ। गद्यांश क्या है कि जिस तरह से आप अपनी किताबें पढ़ते हो और किताबों को पढ़कर उन्हें समझते हो और उनमें से फिर प्रश्न बनाना या उनमें उत्तर कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ जो आप समझते हो, बस इसी समझ का एक छोटा सा नमूना आपको परीक्षा में भी दिखाना होता है। तो बस छोटी सी 4-5 लाइन आपकी गद्यांश के रूप में होती हैं और उन्हीं से आपको प्रश्न किए जाते हैं। तो इन सबको करने का तरीका, सबसे पहला तरीका ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको ये पढ़ना है, बस मैं आपको समझा देती हूँ कि तरीका ये होता है कि जब भी हमारे सामने गद्यांश आता है, हम जल्दी से सरसरी नज़र से गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? अब गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके प्रश्नों को करते हैं, एक एक करके फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जब तक हम गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हमें गद्यांश पढ़ना होता है। अब हम बात करेंगे आपकी परीक्षा की। तो आपकी परीक्षा में गद्यांश 2 तरीके के आते हैं, एक आते हैं रिक्त स्थान वाले और दूसरे आते हैं कि अगर ऐसे ही गद्यांश दे दिया और उनमें से 4 विकल्प देकर आपसे कोई प्रश्न पूछा, ठीक है? तो हम दोनों ही तरीके को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अब जो आपका पहला एक गद्यांश है जिसमें रिक्त स्थान नहीं है, तो ऐसा गद्यांश अगर आपके सामने आता है जिसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो ऐसे गद्यांश को आपको बिल्कुल पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि जल्दी से सरसरी नजर डालकर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, विकल्प नहीं, केवल प्रश्न कि किस तरह का प्रश्न कर रहा है। और गद्यांश को पढ़ने से पहले जल्दी से दौड़ के हम प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं और गद्यांश को पढ़ते हुए एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चले जाते हैं। तो हमें अंदाजा लग जाता है कि पहले प्रश्न का उत्तर किस भाग में है, दूसरे प्रश्न का उत्तर किस भाग में है, तीसरे प्रश्न का उत्तर किस भाग में है। तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ते
पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे पता चलता जाता है और हम इस तरह से उसका उत्तर दे देते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान वाले गद्यांश की। तो रिक्त स्थान वाले गद्यांश में आपको पूरा गद्यांश पहले ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के गद्यांश को हल करने के लिए आपको 2 लाइन, मतलब 1 लाइन पहले की और 1 लाइन आगे की, बस इतनी सी लाइन पढ़कर आप उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप प्रश्नों के साथ ही पढ़ना शुरू करिए। यानी जैसे मान लो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, पहले प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए हैं, अब रिक्त स्थान आपको भरना है। तो जहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है उससे पहले वाली लाइन एक पढ़ो और फिर रिक्त स्थान को प्रयोग करते हुए उस लाइन को पढ़कर देखो कि इन चारों में से कौन सा सटीक होगा। तो जो आपका रिक्त स्थान वाला गद्यांश होता है तो वो बहुत आसान होता है, बाकी और गद्यांश की तुलना में आप बहुत आसानी से उसे कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दूंगी। तो मैंने आपको जो कुछ भी समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको दिया, कि आप अगर जब अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले इसको आराम से पढ़ लेंगे कि गद्यांश हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, अब क्योंकि मैं आपको समझा रही हूं तो मैं पहले इसको पढ़ते हुए आपको समझाऊंगी, फिर हम इसके कुछ प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले हमने उदाहरण लिया, मतलब हम गद्यांश पढ़ रहे हैं कि जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, हम समझ रहे हैं यहाँ पे जल के बारे में बताया जा रहा है कि जल कहाँ पे है, पृथ्वी पे जल का कितना भाग है, हमारे शरीर में कितना भाग है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। और फिर जल के कारण हरियाली है, जल के कारण ऑक्सीजन है। अब जल के कारण ऑक्सीजन कैसे है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हरियाली होगी तो ऑक्सीजन भी तभी होगी जब पेड़ पौधे होंगे, तो इसलिए इसका सीधा संबंध हो सकता है इससे। ठीक है, आगे दिया है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि आजकल जो इस तरह से मतलब फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं या बहुत ज़्यादा आलीशान मकान बनाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, इन सब के चलते जो हमारे आसपास की हरियाली है उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हरियाली नष्ट करने का मतलब है पेड़ पौधों को काटना। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। आगे आ रहा है, जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा है कि जिस तरह से कि बिन पानी सब सून कहा है कि बिना पानी के सब सूना हो जाएगा, उसी तरह से जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें हर चीज़ में जल की आवश्यकता होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जो पूरी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में जल हमारे लिए कितना अभिन्न हिस्सा है ये हम सभी जानते हैं। आगे कहता है, जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। मतलब अगर पृथ्वी मानव विहीन होती है तो किस कारण से होगी, जल के कारण से। अगर हम जल का इसी तरह से दोहन करते रहे और इसका उपयोग जो है हम गलत तरीके से करते रहे तो एक दिन क्या होगा, इसमें एक दिन इस तरह से होगा कि मानव रहित ये पृथ्वी हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा तो हमारे जो एक छात्र हैं, नीचे विकल्प दिख रहा है उसका उत्तर दे दिया। बेटा आप तो इतने होशियार हो तो आपको मुझसे क्लास में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो अपने आप सेल्फ कर सकते थे। हम चल रहे हैं पीछे और आप चल रहे हो इतने आगे। तो इतने आगे चलने वाले लोग अक्सर औंधे मुंह गिर जाया करते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए। आप अगर मेरे पास पढ़ने आए हो तो थोड़ी बहुत मेरी इज्जत भी कर लो, मेरे साथ साथ ही कर लो। ठीक है, और अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखा रहे हो, तो आपको मेरे पास पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैम छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो गुस्सा इसलिए हो गई क्योंकि जो छात्र इस तरह से ऐसे जल्दबाजी करते हैं ना, टीचर से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचते।
जब जीवन में तुमने गुरु बनाया है तो गुरु को सामने रहने दो, आगे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ तो चलो सरल सा है, आपने उत्तर दे दिया, सरल से ही शुरुआत करती हूँ, जब कठिन आएगा तब चलोगे आगे, तो थोड़ी सी इज्जत करो गुरु की भी, कि हाँ अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो इधर समझना नहीं आपको, मुझे तो सुनना नहीं, आपने यहाँ दिमाग लगा के उत्तर दे रहे हो, यहाँ पे आप निकाल रहे हो, बढ़िया है, सही है, चलो जैसी आपकी इच्छा। तो चलो अब हमने ये पैराग्राफ यहाँ समझा सीखा, अब हम क्या करेंगे, इसका उत्तर देंगे और देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पहला इसका दिया है, दिए गए लेखांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब इस लेखांश का शीर्षक हमको बताना है, तो इस शीर्षक इसका क्या होगा, एक सही, जल का महत्व्य, जल का महत्व, जल का महत्व, जल का महत्व। अब आपको बताना है जल्दी से ABCD। अब बताइए यहाँ पर, जो छात्र बताएंगे अब बताएंगे यहाँ पर कि इसका उत्तर हमारा क्या होगा, प्रश्न संख्या 1 का, ठीक है। तो हमको पता है, अगर हम देखेंगे कि जल का महातव्य, ये वर्तनी अशुद्ध है, ये वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, यहाँ जल की वर्तनी अशुद्ध है, हमने इसी से ही पहचान लिया। बहुत बड़ा इसमें ये कोई टेढ़ी खीर नहीं कि आप इसे नहीं पहचान सकते, आराम से हर बच्चा पहचान सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है धरती पर कितना भाग पानी है, पॉइंट नंबर 2 दिया है। अब विकल्प दिया है 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि धरती पर हमने पैराग्राफ में ही देखा कि 3 भाग पानी है, ठीक है, पैराग्राफ में ही दिया हुआ है क्या है, 3 भाग पानी। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया B। अब पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे, जल्दी से आप बताते रहिए। यहाँ दिया है नंबर 2 का A क्यों बता रहे हैं, कुछ छात्र ने A कहा है, नंबर 2 का B है बेटा, 3 भाग पानी, 2 भाग नहीं है, हमारे पैराग्राफ में ही हमको दिया हुआ है, पता है ना आपको कहाँ दिया है। उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है, ठीक है। अब आता है अगला हमारा तीसरा, प्रश्न संख्या 3 और 4 हम देखेंगे यहाँ पर। तो हरियाली किसके कारण होती है, जल के कारण, पौधों के कारण, तालाबों के कारण या नालियों के कारण। अब आपको बताना है, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देना है, जल्दी से बताइए। मैम ब्राइटनेस ऑफ हो जा रही है, बेटा ये समस्या आपके मोबाइल की है, ठीक है, ये समस्या क्या है, आपके मोबाइल की है। या तो ये होगा कि आप उसको फुल स्क्रीन पे करके देखिए, ये हमारी तरफ से समस्या नहीं है, तो ये समस्या आपके मोबाइल की है, आपको सुधार, आप उसमें देखिए। चलिए तो आप देखते हैं यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 3 हमारा कह रहा है हरियाली किसके कारण से होती है। तो हमें पैराग्राफ में पहले ही समझाया गया है कि हरियाली जल के कारण है, ठीक है, जल के कारण ही हरियाली है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह का आएगा गद्यांश में, हमेशा ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा टफ गद्यांश आपके लिए पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि परीक्षक को भी पता है कि बहुत टफ लेवल का आपका एग्जाम है नहीं ये, है ना। नंबर 4 की बात करेंगे, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जल से, हरियाली से, फूलों से, प्रदूषण कम होने से। तो इसमें भी जो हमारा उत्तर है आराम से हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन हमें हरियाली से प्राप्त होती है। अब हरियाली से कैसे प्राप्त होती है, जैसे देखेंगे, वैसे ऑक्सीजन हमें जल से प्राप्त होती है। हमारे विकल्प में क्या दिया हुआ है, हम देखो यहाँ पे विकल्प देखेंगे जो दिया हुआ है, कहा है जल ही जीवन है, कहाँ पे था हमारा ये, जल के कारण ही हरियाली है ना। तो जल के कारण हरियाली है, और हरियाली, सॉरी बिल्कुल सही बात है, मेरे दिमाग में चला गया, हाँ, जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो उत्तर जो है वो आपका हरियाली आएगा, जल नहीं आएगा, मैंने ही गलत बोल दिया। तो यहाँ पे यानी हमें कहा है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब हमें बताया कि जल से क्या है, हरियाली, हरियाली का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होती है हमको, ऑक्सीजन। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, बी हो गया, हरियाली से, ठीक है। ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है, हरियाली से, ये हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा विकल्प, चलो बहुत बढ़िया।
गद्यांश दिया है हमारा यहाँ पर 2। अब इसे पढ़ के देखेंगे, ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम पहले कर रहे हैं गद्यांश कौन सा, जिसमें रिक्त स्थान नहीं है, वो कर रहे हैं हम। लेकिन हमारी परीक्षा में जो अधिकतर आते हैं वो कौन से आते हैं, जिनमें रिक्त स्थान दिए होते हैं वो वाले, और वो बहुत सरल हैं, आराम से कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं, महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, वह मिट्टी के कमजोर खिलौनों को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी हैं, इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहां उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। ठीक है, अब ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, इसी से यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे। विकल्प आपको दिया हुआ है, बाजार से, पार्क से, मेले से, मॉल से। तो बच्चे कहाँ से खिलौने ले रहे थे ये आपको बताना है, ठीक है। अब हमें पता है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा सामने कि बाजार में नहीं है, पार्क में नहीं है, मेले में हैं बच्चे, ठीक है, मेले में हैं, वहां से ले रहे हैं, मॉल में नहीं है। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, मेले में, ठीक है। चलो आगे दिया है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, सिपाही, बंदर, सांप या डॉक्टर। तो आपको पता है महमूद ने क्या खरीदा, तो महमूद को सिपाही पसंद आया था, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। आपको विकल्प में दिया हुआ है सारा, ठीक है, तो मतलब आपको पैराग्राफ में, तो आप वहां से समझ सकते हैं। आगे दिया है, हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास कितने थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे या 1 था। तो हमें पता है हामिद के पास 3 पैसे थे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ये भी हमें दिया है, हर पंक्ति में आपको उत्तर मिल रहा है। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, नंबर 4 दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 4। दादी के लिए उसने क्या खरीदा, तवा, चूड़ियां, अंगूठी या चिमटा। तो हमें पता है दादी के लिए उसने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा, ठीक है। आगे आता है कि चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा, 4 पैसे में, 5 पैसे में, 3 पैसे में या 2 पैसे में। तो ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पैराग्राफ में कोई जिक्र नहीं किया है इसमें। क्या पैराग्राफ में पैसे के बारे में जिक्र किया है, बताया गया है चिमटे के बिना, हाँ दिया है 3 पैसे में, ठीक है। तो वैसे भी उसके पास 3 पैसे ही थे, तो इसमें हमारा उत्तर क्या आ गया, 3 पैसे में उसने खरीदा, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, आप पैराग्राफ को पढ़ के आराम से कर सकते हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न आपके दिए हैं, इस तरह के प्रश्न आपकी एसएससी जीडी में पहले आते थे, 2021 से पहले आते थे। लेकिन 2021 के बाद 2021 और 2022 का जो पेपर आपका हुआ, उन दोनों ही पेपर में आपका जो गद्यांश आया है वो कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। गद्यांश इस तरह का था, जिसमें आपका जो गद्यांश है वो क्या है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो रिक्त स्थान वाला गद्यांश आपको दिया गया है, इसी को हमें करना है। तो रिक्त स्थान करने वाले गद्यांश के लिए हमको किसी भी पैराग्राफ को पहले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम एक पंक्ति से ही उसके प्रश्न को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे गद्यांश 3, जो हमारा क्या है, रिक्त स्थान वाला है। रिक्त स्थान का देखते हैं हम इसमें। सबसे पहला हमने वाक्य दिया है, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी ... नहीं आती। अब ये जो यहाँ पे इसने हमको ... दे दिया, नहीं आती, अब हमें आगे का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इस समय क्या करेंगे कि जो हमारा पहला प्रश्न है ना, इसमें जो विकल्प दिए हैं उनको यहाँ पर रख कर देख लेते हैं, ठीक है। और जो सटीक होगा वही हमारा उत्तर होगा। किंतु 4 वस्तुएं कभी लौटकर नहीं आती, किंतु 4 वस्तुएं कभी उठकर नहीं आती,
किंतु चार वस्तुएं कभी मिलकर नहीं आती, किंतु चार वस्तुएं कभी बनकर नहीं आती। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं तो अक्सर हम उसमें लौट कर लगाते हैं, तो हम इसका उत्तर लौट कर लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आगे की पंक्ति में अगर कोई भी चीज हमारी ऊपर नीचे हुई तो हम अपने प्रश्न का उत्तर बाद में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाली पंक्ति भी निश्चित करती है कि पिछली पंक्ति में कौन सा विकल्प होगा। तो अभी हम शुरुआत में लौटकर कि किंतु चार वस्तुएं कभी लौटकर नहीं आती। आगे वाली पंक्ति को फिर देखते हैं। मुंह से निकला ... कमान से निकला। तो अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि दूसरे प्रश्न में हमको क्या देखना है। मुंह से निकला, क्या निकला? कंठ निकला, पानी निकला, खाना निकला, शब्द निकला। तो हमें पता है कि मुंह से क्या निकलता है? शब्द। ठीक है, तो मुंह से निकला शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरे का डी उत्तर हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर व बीता समय। ये चार वस्तुएं कभी लौटकर नहीं आती। तो हमें ये पता चल गया कि पहले वाले प्रश्न में भी हमारा उत्तर जो है वो क्या है? लौटकर। ठीक है, आगे दिया हुआ है सफलता का पहला मंत्र है, आगे समय प्रबंधन, कल नहीं आज यह ... का परम मंत्र है। क्या मंत्र है भाई? यह असफलता का परम मंत्र है, हार का परम मंत्र है, सफलता का परम मंत्र है, या निराशा का परम मंत्र है? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? जो पंक्ति कह रही है कि कल नहीं आज ही करना है, यह सफलता का परम मंत्र है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा सफलता शब्द आएगा कि यह सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका ... करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है? हमें इसका उपहास करना चाहिए, हमें इसका तिरस्कार करना चाहिए, हमें इसका परिष्कार करना चाहिए, या हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। तो क्या सही उत्तर होगा? हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमारा आ जाएगा। अब आता है जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य ... हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो उसके भूत और भविष्य विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बतानी है कि क्या होता है यहाँ पर। हम वाक्य को देखेंगे, इसमें पहले वाक्य को पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा है कि जो आज को सार्थक बनाता है, यानी क्या कह रहा है? जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। फिर तो यानी जब वो आज को सार्थक बनाता है, आज को सही कर लेता है, तो फिर क्या हो जाते हैं उसके? वो सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला गद्यांश देखेंगे हम। अब देखो, मैंने इसके बाद अगला गद्यांश दिया था आपका 4, ये भी ऐसा है। अब मैं इसे नहीं कराऊंगी, 5 ये भी नहीं कराऊंगी। अब इसको देखेंगे हम, रिक्त स्थान वाले को, गद्यांश नंबर 6। ठीक है, इसको करते हैं हम। गद्यांश नंबर 6 में दिया है, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल जिस तरह से हमने इसको किया है, ऐसे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे दिया है संसार के सभी ... करुणा के सागर थे। अब क्या आगे? राजा करुणा के सागर थे, नेता करुणा के सागर थे, महापुरुष करुणा के सागर थे, या विद्वान करुणा के सागर थे। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि इनमें से क्या होगा। कि संसार के सभी, तो यहाँ अब हम देखेंगे कि जैसे हमें यहाँ पे राजा हो सकता है, नेता हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, या विद्वान हो सकता है। चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो अब इन चारों में से कौन सा सही है, ये जानने के लिए हम अगली पंक्ति को पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि उनमें जो पंक्ति में दिया है वहां क्या है, किसकी बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है, गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को
डॉट 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 महानता प्राप्त किया। अब ये फिर आगे गांधी जी ने ये आगे दिया, फिर नाम ईसा मसीह का नाम दिया। तो हमने ये 3 नाम देखकर हमने अनुमान लगाया कि ना तो ये सिर्फ राजा की बात कर रहा है, ना ये सिर्फ नेता की बात कर रहा है, और ना ये सिर्फ विद्वान की बात कर रहा है। मतलब यहाँ कोई एक राजा की बात नहीं हो रही, किसी नेता की बात नहीं हो रही, किसी विद्वान की बात नहीं हो रही। तो इन तीनों को अगर हम एक शब्द में पिरोना चाहें तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको महापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? महापुरुष। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? महापुरुष हो जाएगा। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को डॉट 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 ही महानता का अब क्या? देकर, त्याग कर, भूल कर या लेकर। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था? ना तो उन्होंने लिया था, ना उन्होंने भूला था, ना उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया था? त्यागा था। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया। तो इसमें उत्तर हमारा क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देते हैं। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डॉट 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 कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। क्या कराने के लिए? अराजक कराने के लिए, स्वच्छंद कराने के लिए, परतंत्र कराने के लिए या स्वतंत्र कराने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि ईसा मसीह ने डॉट 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 में अपने डॉट 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 की आहुति दी। तो क्या यहाँ पे आएंगे कि ईसा मसीह ने डॉट 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 मतलब आत्महित में, मनहित में, जनहित में या स्वहित में। तो उन्होंने किस हित में अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो जनहित में दी थी। ठीक है, आत्महित नहीं आएगा, मनहित नहीं आएगा, स्वहित नहीं आएगा। तो किस में? जनहित में, समाज के लिए, जनता के लिए उन्होंने अपने डॉट 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 की आहुति दी। प्राणों की, विचारों की, धन धान्य की, सपनों की। ना सपनों की, ना धन धान्य की, ना विचारों की। किसकी आहुति दी? प्राणों की आहुति दी। तो हमें ये पता चल जाता है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया? प्राणों की आहुति दी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाता है। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। तो हमें जो करना है वो इस तरह से करना है। और ये वाले जो गद्यांश हैं आपके, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहें कि आप लोगों के लिए इतने सरल हो जाते हैं। जैसे अब हम देखेंगे, इसमें अगला देखते हैं। गद्यांश दिया है 8 हमारा, जैसे दिया है। अब आपकी परीक्षा में इस तरह के ही प्रश्न आते हैं, आराम से कर सकते हो आप इनको। कैसे दिया है देखो, पहला वाक्य दिया हुआ है कि किसी भी देश की डॉट 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 चेतना बोली जाने वाली, क्या बोली जाने वाली? राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावी या सामाजिक। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना कि अब चेतना से पहले कि किसी भी देश की राजनीतिक चेतना या सामाजिक चेतना या सांस्कृतिक चेतना, बोली जाने वाली भाषा के डॉट 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 में साहित्य, पराक्रम, पीछे या आगे। तो हमें यह भाषा के साहित्य शब्द दिखाई देता है। जब लगातार हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो साहित्य दिया है, तो अब साहित्य के साथ यहाँ पर जो पहला होगा वो हमारा सांस्कृतिक चेतना लगेगा। क्या लगेगा? सांस्कृतिक चेतना। तो हम फिर वाक्य को पढ़ेंगे। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में डॉट 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 होती है। क्या होती है? ओझल होती है, परिलक्षित होती है, दृष्टिहीन होती है, विध्वंसक होती है। तो यहाँ पर ओझल का मतलब धुंधला हो जाना होता है, दृष्टिहीन का मतलब ना दिखाई देना होता है, विध्वंसक का मतलब खत्म हो जाना होता है। तो लेकिन साहित्य में क्या होती है? वो दिखाई देती है। और परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? परिलक्षित होती है। तो वाक्य हमारा कैसे बन गया? ये पूरा का पूरा देखो, एक ही वाक्य में अलग अलग 3 उदाहरण आपके दे दिए, 3 रिक्त स्थान। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। ये आ गया। उसके बाद चौथा दिया है डॉट 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 और साहित्य एक दूसरे से डॉट 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 हैं। क्या हैं?
अब ये कह रहा है चौथे में क्या दिया है, परिवार, संस्था, समुदाय, समाज। तो क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ये केवल परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम समाज की, क्योंकि साहित्य जो है वो किससे जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। तो इसीलिए जो उत्तर इसमें आएगा, समाज और साहित्य एक दूसरे से डॉट 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 भिन्न, पृथक, अलग, अभिन्न। तो किस तरह से एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दूसरे से जुड़ा है, क्या है, अभिन्न, यानी उसे अलग नहीं कर सकते हम। वो कैसा है, अभिन्न है, ठीक है, वो कैसा है, अभिन्न, तो उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों को ये गद्यांश करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। गद्यांश जो आपकी परीक्षा में दिए हुए हैं, पिछले साल के अगर पेपर को देखें, केवल पिछले साल के पेपर को देखें, तो आपकी परीक्षा में जो आए हैं वो किससे आए हैं, रिक्त स्थान वाले से आए हैं। लेकिन अगर हम बहुत पुरानी परीक्षा को देखें, जो हमारे पिछले 10 सालों की परीक्षाओं को देखें, तो उसमें आपके जो गद्यांश वाला है, यानी इस तरह से गद्यांश से आपके जो विकल्प दिए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो वैसे भी आते हैं। तो हमें तो पढ़ना दोनों ही तरीके से, सीखना दोनों ही तरीके से है। अब अगर रिक्त स्थान वाले आते हैं तो ये तो हमारे लिए और भी आसान हो जाते हैं। तो आप इस तरह से करिएगा। अब इसमें आपकी जो ये सीट दी है, इस सीट में मैंने आप लोगों के लिए आगे गद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे गद्यांश आपके इसमें हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। रिक्त स्थान वाले अधिकतर मैंने दिए हैं आपको, ताकि आप उसे कर सकें, ठीक है, अभ्यास कर लेंगे आप उसमें देखकर। ये आपको अपना अभ्यास करना है। बात समझ में आई? अब इसके बाद आज मैं आप लोगों को कराऊंगी शब्दावली, ठीक है। तो शब्दावली में मैंने आप लोगों को प्रश्न दिए हैं, ये तो गद्यांश हो गया। गद्यांश इतना ही है, ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को अपने घर पे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे शब्दावली की। तो मैंने आप लोगों को शब्दावली दे दी है। तो मैंने वर्तनी कराई थी, तो मैं आज आप लोगों को वर्तनी में एक सेट कराया है, कितना कराया है, तो चलो आज वर्तनी करवाती हूँ। वर्तनी का अगला सेट देखते हैं। सेट नंबर 1 हो गया है, सेट नंबर 2 आज करती हूँ, ठीक है। मेरे साथ आप लिखिएगा, या 2 हो गया था, मेरे ख्याल से 2 हो गया है, 3 कराना है, ठीक है। 3 नहीं, मेरे ख्याल से तीसरा भी हो गया है। आप मुझे बताइए ज़रा कौन सा है ना, तीसरा भी हो गया है, चौथा करना है शायद, हाँ चौथा ही करना होगा, 3 तक हमने कर लिया था। तो हाँ 3 तक हो गया, चौथा हमें करना है। अब रफ कॉपी आप लोग निकाल लीजिए। रफ कॉपी पे आपको इनको क्या करना है, दोहराना है इसी तरह से, ठीक है। वर्तनी शुद्धिकरण की अगर हम बात करें तो अब आप अगर देखेंगे कि पिछले परीक्षाओं के हिसाब से अगर हम देखें, पिछली परीक्षा में जो आया था, तो पिछली परीक्षा में हमारा वर्तनी जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। बहुत रेयर ही किसी किसी सेट पेपर में वर्तनी पूछी गई है, हर सेट पेपर में वर्तनी नहीं पूछी गई। और वो किस में दी गई है, अगर वर्तनी को ध्यान से देखें तो वो वाक्य शुद्धिकरण के अंदर वर्तनी दी गई है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वाक्य शुद्धिकरण के अंदर दे या वो केवल डायरेक्ट हमको वर्तनी उठाकर दे दे। कहने का मतलब है वर्तनी तो वो दे रहा है, चाहे वो शुद्धिकरण में पूछे वाक्य में, चाहे वो अकेला स्वतंत्र पूछे, तो हमें तो वर्तनी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे, तो अभ्यास करना है। शब्द है लिपि। लिपि शब्द हमारा कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से। तो रफ कॉपी उठा के लिखना शुरू कर दीजिए। लिपि, इसमें दोनों ही मात्रा जो है वो हम छोटी लगाते हैं। अब शब्द दिया है हमारा आधुनिककरण। अब ये ध्यान देना, आधुनिककरण जब आ जाए तो एक बात आपको याद रखना है, ये शब्द किससे बना है, ये बना है आधुनिक, ठीक है। जब आप शब्द लिखते हो आधुनिक, ठीक है, ये शब्द हो गया आपका। आधुनिक शब्द में हमने क्या जोड़ा है, आधुनिक शब्द में हमने जोड़ा है ई और प्लस करण, ठीक है। और आप हमेशा याद रखिए, करण से पहले यहाँ पे अक्सर जो मात्रा आपको दिखेगी बड़ी ई की या बड़े ऊ की दिखती है। तो जब हम लिखेंगे आधुनिक, तो हमारे दिमाग में जब ये बात बैठ गई तो हम आराम से लिख सकते हैं आधुनिकीकरण, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हमें पता है कि टुकड़ा कौन कौन सा जुड़ना है,
ठीक है, किस तरह से। तो जब ये ई इसके साथ जुड़ जाता है सीधा हमारा आधुनिकरण। इसी तरह से शब्द आता है स्पष्टीकरण, ठीक है। तो इसीलिए अब स्पष्ट में ई लगाकर करण जोड़ना है हमें, तो वो भी हमारा हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट आता है हमारा उंगलियां। शब्द है उंगलियां। उंगलियां में आपको ध्यान रखना है, छोटा ऊ आएगा, उसके ऊपर चंद्रबिंदु, उंगलियां, उंगलियां। अब अगर हम केवल उंगली लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ध्यान दे लो यहाँ पर, उंगली बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हम इसको बहुवचन में लिख रहे हैं, तो जब हम बहुवचन में लिख रहे हैं तो हमने बहुवचन में इस नियम को पढ़ा था कि अगर किसी शब्द में अंत में दीर्घ ई आ गई या दीर्घ ऊ आ गया और उसका बहुवचन बनाना है तो वो दीर्घ किस में बदलता है, लघु में बदल जाता है। ये नियम तो हमको पता ही है। अब ये शब्द लिखवा रहा है हमसे बहुवचन, तो जब अगर हमारा एक वचन होता तो हम बड़ी ई की मात्रा वाला सही करते, लेकिन जब हम इसका बहुवचन लिख रहे हैं तो हम इस बड़ी ई को किस में बदलेंगे, छोटी ई में, और फिर यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से शब्द हमारा क्या हो गया, उंगलियां हो गया, और उंगली भी सही हो गया और उंगलियां भी सही हो गया, ठीक है। हमें लिखना भी आ गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संन्यास। संन्यास शब्द में आपको याद रखना है बिंदी भी रहेगी, आधा न भी रहेगा, ठीक है, दोनों ही लिखना है। दोनों होते हैं उच्चारण में संन्यास, हमें ये याद रखना है, कोई एक नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे अगला पॉइंट आता है हमारा कोआ। कोआ लिखने के लिए आया था। कोआ शब्द की स्पेलिंग बरतनी है आपको। कोआ तो हम कोआ बोलते हैं, कौआ नहीं बोलते, ठीक है। तो कोआ कहते हैं, कोआ, ठीक है। इस तरह से शब्द आ गया हमारा अगला पौराणिक। पौराणिक का अर्थ दिया है पुराण से संबंधित। तो अब देखो ये शब्द हमारा क्या है, ये शब्द बना है हमारा पुराण। पुराण शब्द है और पुराण शब्द में क्या जुड़ा है, इक प्रत्यय जुड़ा है। तो जब हम इस शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि ये एक प्रत्यय इसके पीछे तो जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें तो जुड़ गया यहाँ पर और ये भी आ गया र, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये जो प है और इस प का जो ऊ है, ये ऊ, इस ऊ में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होगा, ये ऊ किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा। तो ये अ में कैसे बदल गया, तो ध्यान रखना कि हमारे पास वर्ण स्वर हैं हमारे उ ऊ, और एक स्वर है हमारा ओ और औ, ठीक है। ये चार स्वर हमारे हैं, एक ही मतलब एक प्रजाति से बने हुए हैं ये। तो जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये एक प्रत्यय क्या करता है कि यदि पहला जो हमारा व्यंजन है, इस व्यंजन के बाद जो पहला स्वर होता है, ठीक है, इस स्वर में अगर इन चारों में से कोई सा भी स्वर होगा तो वो स्वर इसमें बदल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या था, छोटा ऊ था, तो ये छोटा ऊ किस में बदल गया, अ में बदल गया। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, पौराणिक हो गया। और इस तरह से हमारा ये शब्द बन गया पौराणिक। अब ये हमारा इक प्रत्यय के साथ होता है। अब सारे शब्दों में आप देख सकते हैं बहुत सारे शब्द हमने अब तक किए। जैसे शब्द था हमारा समाज। समाज शब्द में हमने इक जोड़ा था तो क्या हुआ, ज में इक जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर अ है तो इस अ का क्या बन गया, आ बन गया, और शब्द क्या बन गया, सामाजिक बन गया। इसी तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा होता है, हम इसे नियम आ जाता है हमें जानना, हम इसे जान लेते हैं तो फिर हमें शब्द को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे दिमाग में ही सारी चीज चलती है, ठीक है। आगे आता है क्षत्रिय। शब्द है हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द को लिखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्षत्रिय इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, किसी चीज को मतलब प्रकट हो जाना एकदम से, ठीक है। तो शब्द क्या है हमारा, आविर। शब्द है हमारा आविर्भाव। तो देखो इसको आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो, आ वी और ये। तो शब्द को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शब्द को याद रखना है आपको टुकड़ों के हिसाब से। जब टुकड़ों के हिसाब से आप शब्द को याद रखते हैं तो आसानी से आपको याद हो जाता है। अगला शब्द आपका आता है नवयुवक। नवयुवक मतलब नया युवक, ठीक है, हम लिखेंगे यानी जो अभी अभी नवयुवक, तो नवयुवक
इसे भी हम इस तरह से लिखेंगे, नव माने नया, युवक माने युवक, जो अभी नया है। आगे शब्द है हमारा परिशिष्ट। शब्द है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो शब्द क्या आ गया हमारा, परिशिष्ट। इस तरह से आ गया, 2 टुकड़ों में याद रखेंगे, परिशिष्ट, ठीक है, परिशिष्ट 2 शब्द टुकड़ों में। आगे शब्द आता है हमारा पांडे। पांडे, तो हम इसे किस तरह से याद करेंगे, पांडे, शब्द आ गया पांडे। आगे शब्द दिया हुआ है हमारा पैतृक। पैतृक शब्द है, शब्द क्या है, पैतृक। पैतृक को इस तरह से करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। इसको हमेशा ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, पैतृक पूछा जाता है। आगे शब्द है आपका प्रतिनिधि। 2 टुकड़ों में याद रखना है, प्रतिनिधि, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं हम, प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है निरीक्षण। तो निरीक्षण कहते हैं किसी भी चीज की जब हम निगरानी कर रहे होते हैं, निरीक्षण, तो इसमें आपको रखना है निरीक्षण। तो निरीक्षण, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, निरीक्षण। तो न पे की छोटी मात्रा और र पे बड़ी ही, तो री, इस तरह से। आगे शब्द आता है तिथि। तिथि आता है, तिथि, तिथि शब्द हो जाएगा तिथि। आगे शब्द है सौहार्द। सौहार्द मतलब सद्भाव। सौहार्द शब्द दिया हुआ है, हम याद करेंगे सौहार्द। सौहार्द शब्द आता है, ठीक है, सौहार्द शब्द का मतलब सद्भाव होता है। आगे शब्द है हमारा नरक। नरक शब्द है नरक, ठीक है, नरक लिखेंगे, इस तरह से आता है। वैसे शब्द आपका नरक ये भी लिखवा जाता है, लेकिन ये तत्सम में आ जाता है, तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, ठीक है। आगे शब्द आते हैं हमारा कौतूहल। कौतूहल शब्द है हमारा कौतूहल, उत्साह को कहते हैं, तो हम लिखेंगे कौतूहल, शब्द है हमारा कौतूहल। आगे शब्द है हमारा बहुव्रीहि। शब्द है बहुव्रीहि, तो लिखेंगे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। 2 तरीके से शब्द को लिखेंगे, आराम से हमें समझ में आएगा। अगला पॉइंट है हमारा ईर्ष्यालु। शब्द हो गया ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु शब्द आ गया, जो ईर्ष्या रखने वाला है, ठीक है। ईर्ष्या शब्द में आलू प्रत्यय हमारा जुड़ा है, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा आर्द्र। आर्द्र शब्द आता है आर्द्र, ऊपर भी रा लगेगा, नीचे भी रा आ जाएगा, आर्द्र, ठीक है। इसका विलोम होता है शुष्क, आपको पता है नमी युक्त कहते हैं आर्द्र को। आगे शब्द आता है निर्निमेष। शब्द है निर्निमेष, याद रखना, निर्निमेष। निमेष लिखना सीख लीजिए, निमेष इस तरह से आ गया और उसमें निर जोड़ना है, निर, इस तरह से, तो निर्निमेष शब्द बन गया, आराम से आप देख लेंगे। शब्द आ गया हमारा अंत्याक्षरी। शब्द है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी शब्द हो गया हमारा अंत्याक्षरी। आगे शब्द है परिश्रमिक। शब्द हो गया परिश्रमिक। परिश्रमिक मतलब परिश्रम करने वाला, तो हमें देखेंगे पारिश्रमिक। पारिश्रमिक यानी परिश्रम करने वाला शब्द आ जाता है। तो कैसे बना है देखो, परिश्रम शब्द है, शब्द क्या है परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत। अब इस परिश्रम में क्या जुड़ गया है, इक जुड़ गया है, तो कैसे बन गया, अब इक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, जब इक इसमें जुड़ेगा तो म में मीक और ये आ हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द हमारा क्या बन गया, जिसे अब हम लिखेंगे तो यानी पारिश्रमिक, इस तरह से बन जाएगा। जब हमको आता है लगाना तो हम शब्द को लिख पाएंगे बहुत आसानी से। आगे शब्द आता है अनुचित। अनुचित शब्द हम लिखेंगे अनु और चित, अनुचित, इस तरह से आ गया। अब शब्द है हमारा अस्पृश्यता। शब्द हो गया, अब देखो टुकड़ों में याद करना है, अस्पृश्य, अस्पृश्यता, इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अस्पृश्य, यहां तक आ गया और यता,
तो आ जाएगा। स्पृश्यता तो आप उसमें अ लगा देंगे तो उसके साथ अस्पृश्यता हो जाएगा। इस तरह से आपको इन शब्दों को सीखना है, ठीक है। ये सारे शब्द आपके इस प्रकार से होंगे, तो इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वाक्य शुद्धिकरण किया आज, यहाँ पे वर्तनी शुद्धिकरण देखा। इसी तरह से बाकी और जो आपके दिए हुए हैं शब्दावली उन्हें भी करते रहिएगा। तो आज हम लोगों ने गद्यांश की क्लास की है। अब इसके आगे जो हमारी कल की क्लास होगी, अब हम आगे करेंगे प्रतिस्थापन, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रतिस्थापन होगा, यानी एक जो टुकड़ा आता है उस टुकड़े के स्थान पर हम जो उसे हटाकर उसके स्थान पर जो दूसरी चीज रखते हैं उसी चीज को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो कल की क्लास में हम प्रतिस्थापन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।